नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द एजुकेशन कैटालिस्ट में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पंकज उत्पल। दोस्तों, आज हम लोग इस क्लास में जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं वह है हिंदी काव्य सिद्धांत से संबंधित। और हिंदी काव्य सिद्धांत में भी एक विशेष जो खंड है पाश्चात्य काव्य सिद्धांत, उससे संबंधित है। और आपका जो पाश्चात्य काव्य सिद्धांत है वो चाहे नेट का एग्ज़ाम हो या अदर कोई एग्ज़ाम हो, उससे एक आधा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल ही जाता है। तो दोस्तों, हम लोगों की जो कोशिश रहेगी पाश्चात्य काव्य सिद्धांत में समझने की, जो उसके मेन टॉपिक है उनको हम लोग देखेंगे और उसके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे, जिससे क्या है कि आपको एक ओवरव्यू मिल सके। जैसे पाश्चात्य काव्य सिद्धांत की जब भी हम बात करते हैं तो उनमें से दो तीन चार तो मतलब आपके महत्वपूर्ण हो ही जाते हैं। जैसे आपके ये समझ लीजिए प्लेटो हो गए, अरस्तु हो गए, रिचर्ड्स हो गए, लोजाइनस हो गए, इलियट हो गए। ये दो चार पांच नाम क्या है पाश्चात्य काव्य सिद्धांत में काफ़ी बड़े हैं। तो शुरुआत में हम लोग जो इस टॉपिक में चर्चा करेंगे, दो नाम हैं जिनकी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। पहला है आपका प्लेटो और दूसरा हो गया अरस्तु। और इन दोनों के साथ हम लोग जिसकी चर्चा करेंगे वह है उनके अनुकरण सिद्धांत की, उनके विरेचन सिद्धांत की, और समझेंगे कि दोनों के अनुकरण में अंतर क्या है। प्लेटो के अनुकरण में और अरस्तु के अनुकरण में, दोनों शिष्य गुरु थे और इनके अनुकरण में दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो किस हिसाब से दोनों का अंतर आपको देखने के लिए मिलता है वो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप पहली बार पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी समस्या हो सकती है। अगर आपने पहले पढ़ा हुआ तो मुझे नहीं लगता कि आपको मेरी बात समझने में कोई दिक्कत होगी। आपको अगर पहली बार में नहीं समझ में आता, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर बताइएगा, मैं उसे दूर करने की कोशिश भी करूँगा, जिससे क्या है कि आप अच्छे से समझ पाएँ। चैप्टर में जो भी गूढ़ बातें हैं उनको मैं आपके सामने थोड़े सरल तरीके से रखने की कोशिश करूँगा। हो सकता है कि उसकी शब्दावली थोड़ी सी कुछ लोअर में हो, लेकिन क्या है आपको कुल मिला के समझ में आना चाहिए। देखिए, पाश्चात्य काव्य शास्त्र की शुरुआत अगर बात की जाए तो ये पाश्चात्य काव्य शुरुआत जो काव्य शास्त्र है इसकी शुरुआत उस समय होती है जब भारत में पालीन वगैरह आप सुनते हैं। ये मान के चलिए कि जो ईसा पूर्व तीसरी और चौथी शताब्दी थी, जिसमें बुद्ध और ये मौर्य साम्राज्य भारत में स्थापित हो रखा था, उस समय ही आप जब कहाँ जाते हैं, ग्रीक की तरफ जाते हैं, यूनान की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर काव्यशास्त्र संबंधित जो विचार था वो काफ़ी तीव्रता के साथ चल रहा था। और उसमें कई सारे नाम निकल कर सामने आते हैं, जिनमें से जो सबसे जो महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं वो किसके हैं दोस्तों, वो हैं आपके प्लेटो और अरस्तु के। प्लेटो से पहले होमर का नाम आप लोग सुन सकते हैं, जिन्होंने हिम टू अपोलो नामक एक रचना भी की है। और उसमें भी उन्होंने थोड़े से अनुकरण की बात की है, लेकिन उनका अनुकरण थोड़ा से डिफरेंट है और उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और आप बात कर सकते हैं तो अरिस्टोफोनस का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, ये भी प्लेटो से पहले आते हैं। तो अब हम चलते हैं प्लेटो की तरफ, जिससे संबंधित क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए, चार लोग हैं जो कि जिनका आपको सीरियल भी याद रखना है इस टाइम पीरियड में, तीसरी चौथी शताब्दी ईसा पूर्व। जैसा कि मैंने बताया कि ये उस समय का समय है जिस समय भारत में बुद्ध का आगमन हो रहा था और जैन धर्म का आगमन हो रहा था, मौर्य साम्राज्य स्थापित हो चुका था। तो उसी के आसपास, उसी से पहले है जो काव्य शास्त्री थे आपको ग्रीक में देखने के लिए मिल जाते हैं। देखिए, जो प्लेटो है उसका गुरु कौन था, प्लेटो का गुरु सुकरात था। सुकरात का शिष्य कौन था, आपका प्लेटो था। प्लेटो का शिष्य कौन था, अरस्तु था। और अरस्तु का शिष्य कौन था, महान सिकंदर, जिसने पूरी दुनिया को जीतने का जज्बा दिखाया। तो जो हमारे विषय के लिए महत्वपूर्ण है वो दो महत्वपूर्ण है, कौन, प्लेटो और अरस्तु। प्लेटो और अरस्तु ने हमें जो काव्यशास्त्र सुझाए, जिनके बारे में उन्होंने चर्चा की, वो आज भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस सेंस में है कि आप जब भी पाश्चात्य काव्यशास्त्र को पढ़ेंगे तो आप महसूस करेंगे इस बात को कि उनकी चर्चा आज भी वैसे ही पाश्चात्य दुनिया में आपको देखने के लिए मिल जाती है जैसे पहले थी। आज से लगभग 2 से 2,500 वर्ष होने को आ गया है, फिर भी उनकी क्या है, प्रासंगिकता ख़त्म नहीं हुई है और वो आज भी वैसे ही तर्कसंगत बने हुए हैं। और उनकी समय समय में क्या है, चर्चा गाए बगाए आपको देखने के लिए मिल ही जाती है। देखिए, जो प्लेटो का समय है वो अरस्तु, क्या नाम है आपका, आपके अरस्तु से पहले आता है, क्योंकि उसका प्लेटो गुरु है। और प्लेटो लगभग 427 के आसपास इसका जन्म होता है और 428 से 347 ईसा पूर्व प्लेटो का जो जन्म अवधि है वो याद रखिएगा आप लोग।
क्या उससे संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्लेटो का जन्मकाल दे देगा और आपको लगाने के लिए आ जाता है, ठीक है। और इसने कई सारी रचनाएं की प्लेटो ने, लेकिन सीधे काव्यशास्त्र के लिए कोई रचना की हो तो ऐसा नहीं है। आप इनकी जो जो भी रचनाएं, योन हो या रिपब्लिक वगैरह हो, वो स्पेशली इसलिए नहीं थी कि उसमें उनका जो मेन फोकस था वो काव्यशास्त्र से था। वो क्या है कि राजनीति शास्त्र से भी संबंधित था, वो गणितज्ञ भी था। और बेसिकली क्या था, प्लेटो के बारे में जो सबसे बड़ी चीज़ है, वो कवि को राज्य के लिए आवश्यक ही नहीं मानता था। क्यों? क्योंकि जो आपका प्लेटो था वो आइडियलिस्टिक था, आदर्शवादी था। आदर्शवादी सेंस में था, उसका मानना ये था कि समाज में ऐसे ही व्यक्तियों को होना जरूरी है जो कि क्या है, उदात्त विचारों वाले हों, और वो क्या है, कभी भी ऐसा ही होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो जैसे ट्रेजेडी वगैरह की रचना कर रहे थे उस समय जो भी लोग, उससे क्या होता है कि समाज में ऐसी भावनाओं का प्रचार होता है कि जिससे समाज में विसंगतियाँ आती हैं। तो प्लेटो को मानना था कि जो रचनाकार हो, जो भी कवि हो, वो क्या करे, ऐसी रचनाएं लिखे जिससे क्या है, वीरता को प्रदर्शित करने वाली हों और जो अच्छे गुणों हों उनका प्रदर्शन करने वाली हों। उन सारी बातों को ना लिखे जो कि गलत हों या नैतिक रूप से गलत हों। ये सारी बातें क्या है, प्लेटो की काव्य में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और प्लेटो ने इसके लिए अनुकरण का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया, और उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और आगे चल के अरस्तु ने इस अनुकरण के सिद्धांत को कैसे बदला, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ी सी बातें करेंगे। तो ये यहाँ पर हम लोग कुछ समझने की कोशिश करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझने में थोड़ी सी मदद भी मिलेगी। और क्या बात करते हैं प्लेटो। देखिए, प्लेटो की जो 3-4 रचनाएं हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जैसे गॉर्जियस हो गई, आपकी फ्रीडम्स हो गई, फ्रीड्स हो गई, प्रोटोगोरस हो गई, आप रिपब्लिक का नाम तो सुन ही रखा होगा आपने, द रिपब्लिक करके, यून हो गई, आयान जिसको कई बार लिखा होता है, द लॉज हो गई। इसमें क्या है कि जो आपके प्लेटो है उसके विचार आपको देखने और सुनने के लिए मिल जाते हैं। आप उससे जो उसके विचार हैं समझ सकते हैं, वो किस दिशा में जाना चाहता है, क्या बताना चाहता है, वो आपको इन्हीं रचनाओं में देखने के लिए मिल जाता है, और आप इससे उसके विचार समझ भी सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, प्लेटो के विचार कवि के लिए बहुत अच्छे नहीं थे। जो प्लेटो था, 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, वो आइडियलिस्टिक था, आदर्शवादी था, अर्थात वो प्रत्ययवादी, एक वर्ड का इस्तेमाल होता है प्रत्यय। और उसने बेसिकली 2 तरह से चीज़ों को डिवाइड करने की कोशिश की, प्रत्यय और विशेष। प्रत्यय से तात्पर्य उसका यह था कि जो चीज़ हम लोग क्या है अपने प्रज्ञा द्वारा महसूस करते हैं, जो अज्यूम करते हैं, जो हम देख नहीं पा रहे होते, लेकिन जिसके बारे में हम क्या है अज्यूम या महसूस करते हैं, अर्थात जो ईश्वरकृत है, जो कि ईश्वरीय है, उसको उसने क्या माना, प्रज्ञा माना, प्रज्ञा के द्वारा जो भी प्रत्यय माना। और दूसरी चीज़ को उसने विशेष बोला। विशेष क्या था, जिसको हम अपने आँखों से या अपने इंद्रियों द्वारा क्या है महसूस कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, छू सकते हैं, सुगंध ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, उसको उसने क्या बोला, इसको उन्होंने उसको विशेष माना। तो ये इसका जो पूरा फोकस था प्लेटो का, वो क्या था, प्रत्यय की तरफ था। और उसका मानना ये था कि जो भी सत्य है, जो भी सही है, वो प्रत्यय ही है। विशेष उसका क्या है, अनुकरण ही है, और वो पूर्णतः सत्य नहीं है। और जो प्लेटो के बारे में एक चीज़ है कि प्लेटो ये मानता था कि जो भी रचनाकार होता है, जो भी कवि होता है, वो जो भी रचना करता है, वो ईश्वरीय जो दया है उसी के अनुकंपा से रचना करता है। और प्लेटो का मानना था कि काव्य मिथ्या होता है। मिथ्या क्यों होता है, उसने बताया कि जो चीज़ें होती हैं, जो भी हम जिसकी भी बारे में रचना कर रहे होते हैं, वो क्या होता है कि प्रकृति में जो भी कुछ हम देख रहे हैं, वो उसका जो प्रत्यय है उसका अनुकरण होता है, और जो रचना होती है वो अनुकरण होती है। इसलिए क्या है, अनुकरण का अनुकरण उसने क्या माना, मिथ्या होगी, क्योंकि कॉपी की कॉपी है, जिराक्स का एक अदर जिराक्स हो गया, ये उसका मानना था। और तो इसलिए उसने क्या है कि जो काव्य को क्या है अनुकरण माना, और इसने माना कि जो ये रचनाकार होते हैं भावों में रचना करते हैं, मतलब बहुत ही जोश में आकर रचना करते हैं, जिससे क्या है कई बार जो जरूरी होता समाज के लिए, जो राज्य के लिए जरूरी होता है, वो उसमें उसके साहित्य में नहीं आ पाता है। तो ये सारी चीज़ें उसके काव्य में महत्वपूर्ण थी। और जो 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये आदर्शवादी था, और इसने ये माना कि जो भी रचनाकार है वो श्री जो भी अनुकंपा होती है उस पर आके रचना कर रहा होता है, और ईश्वर प्रदत्त होता है। और इसने प्रत्यय को विशेष महत्व दिया, और इसने कवि को राज्य के लिए आवश्यक नहीं माना है, और इसने क्या है अनुकरण सिद्धांत प्रतिपादित किया।
तो प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत क्या था, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत, जैसा मैंने बताया कि ये अनुकरण का अनुकरण है, इसलिए क्या है, ये मिथ्या है, ठीक है। और इनके काव्यशास्त्र की जो समस्या थी कि ये बहुत ही नैतिक थे, अर्थात इनका मानना था कि जो भी लिखा जाए वो नैतिक दृष्टि से क्या हो, सही हो। तो इनके काव्य के सिद्धांत के साथ यही समस्या थी कि समाज में केवल अच्छे ही लोग नहीं होते हैं, समाज में कुछ बुरे लोग भी होते हैं, और कवि केवल उन्हीं चीज़ों को नहीं दिखा रहा होता है कि जो कि सही होती हैं, जो बुरी भी होती है उनके बारे में भी वो दिखा रहा होता है, समझा रहा होता है, लोगों को बता रहा होता है, ठीक है। तो ये प्लेटो का काव्य सिद्धांत था, और इसने क्या किया, सत्यम शिवम सुंदरम में शिव की प्रतिष्ठा करने की कोशिश की, अर्थात शिव अर्थात प्रत्यय, उसकी इसकी प्लेटो की मतलब जितना भी सिद्धांत रहा ये इसी से संबंधित रहा, और उसी के हिसाब से उसने अपनी जितनी भी रचनाएं हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो उनके बारे में उसका जो भी सिद्धांत है वो उसके आगे आता है। और आदर्शवादिता तो जैसा मैंने बताया इसकी काव्य सिद्धांत में थी ही, और सौंदर्य शास्त्र को लेकर कोई चर्चा नहीं की, और इसके लिए जो काव्य था बेसिकली एक उपयोगीवादी वस्तु थी, जैसे अन्य चीज़ें होती हैं, उस हिसाब से प्लेटो ने काव्य को देखा। तो ये आप समझ गए होंगे मुझे उम्मीद है। और रचना इनकी आपको बता ही दिया है, द रिपब्लिक इनकी रचना है, और आयोन आपने बताया, मैंने फ्रिट्स बताया, ये सारी रचनाएं क्या है आपको याद रखनी है। 428 इनकी हमने आपको डेट ऑफ बर्थ बताई, 427, तो कहीं पे 428 भी लिखा मिल जाता है, 428 से 387 ईसा पूर्व, ईसा के पहले। इसके बाद जिनका आगमन होता है वो हैं आपके अरस्तु। अरस्तु बेसिकली किसका शिष्य था, अरस्तु प्लेटो का ही शिष्य था, परंतु इनके विचार कुछ अपने गुरु से डिफरेंट थे। और प्लेटो अरस्तु के बारे में कहता है कि अगर जो भी उसकी पाठशाला थी, अगर उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो उसके जो सारे शिष्य थे वो उसके अंग थे, जबकि जो अरस्तु था वो उसका क्या था, दिमाग था। तो अरस्तु इस मामले में क्या है, मतलब आप समझ लीजिए कितना महान अपने गुरु की नज़रों में था, ये आप समझ सकते हैं। और जहाँ तक जन्म की बात है तो ये जो प्लेटो का जन्म था वो तो मैंने बता ही दिया आपको। अरस्तु के जन्म की बात की जाए तो 384 ईसा पूर्व इनका जन्म होता है, और 322 ईसा पूर्व तक ये क्या है, इस दुनिया में विद्यमान रहते हैं। और इन्होंने दो बेसिकली जो आपका अरस्तु था ये भी कई चीज़ों का ज्ञाता था, और इसने कई सारी चीज़ें समझी, और इसकी कई चीज़ों में मतलब पकड़ थी। जैसे आपका दर्शन में इसकी बहुत अच्छी पकड़ थी, गणित पे थी, ज्यामिति पे थी, सब चीज़ों में इसकी मतलब पकड़ थी। और इसको भाषण शास्त्र का भी अच्छा रचना मतलब अनुभव था। और इसकी एक रचना का नाम है रिटोरिक, जिसमें क्या है कि आपको भाषण शास्त्र से संबंधित चीज़ें ही देखने के लिए मिल जाती हैं। और काव्य शास्त्र संबंधित जो भी इनके विचार हैं, जिसको टोटल शायद 26 पार्टों में डिवाइड किया गया है, पोएटिक्स में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, काव्य शास्त्र। और पोएटिक्स का जो यूनानी नाम है वो है आपका पेरिपोइटिकेस है, ठीक है, पोएटिक्स, ठीक है, जिसमें इनके क्या है, काव्य संबंधी विचार देखने के लिए मिल जाते हैं। और जो इनका यहाँ पर इनके 2 सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण हैं जो अरस्तु ने प्रस्तुत किए, एक है अनुकरण सिद्धांत और दूसरा है विरेचन सिद्धांत। जो प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत था वो अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत से कई मामलों में भिन्न था। देखिए, जो अरस्तु जब कहते हैं कि यह अनुकरण तो है, परंतु पूर्णतः केवल अनुकरण तो ऐसा नहीं है, उसमें कवि की अपनी भी मतलब जो क्षमताएं होती हैं वो भी होती हैं। इसको उन्होंने बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्रतीयमान, संभाव्य और आदर्श। प्रतीयमान का तात्पर्य क्या होता है कि जो है वैसे का वैसा दिखा देना, क्या हो जाता है, जैसे थे वैसे ही, तो ये क्या हो जाता है, प्रतीयमान हो जाता है। और मतलब सपोज जो अनुकरण से अगर 3 प्रकार को उन्होंने डिवाइड किया, समझ के लिए कोई भी चीज़ है उसको ज्यों का त्यों जैसा थी वैसे ही दिखा दिया जाए, क्या हो जाएगा, आपका प्रतीयमान हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी क्या है, संभाव्य, जैसी उनको समझा जा रहा है वो क्या हो जाता है, संभाव्य हो जाता है। और तीसरा क्या है जिसके बारे में ये चर्चा करते हैं वो है आदर्श अनुकरण। उसमें क्या होता है कि जैसा चीज़ों को होना चाहिए वो होता है, ठीक है। तो इनका अनुकरण भिन्न कैसे था प्लेटो से, वो जानते हैं। देखिए, प्लेटो ने क्या कहा था कि ज्यों का त्यों कॉपी कर दिया जाता है और इसलिए क्या है, मिथ्या है। लेकिन अरस्तु ने क्या कहा कि ज्यों का त्यों कॉपी नहीं कर दिया जाता है, इसमें अपने कवि के विचार भी अंतर जो मिले होते हैं उस पर भी होता है। और क्या होता है कि इसमें कवि क्या है, अपने हिसाब से सुधार भी करता है।
और अगर प्रकृति अपने आप में सत्य होती तो कवि की रचना की जरूरत ही क्या थी। अर्थात कवि करता क्या है कि जो चीज़ें पूर्ण भी नहीं है उनको भी पूर्ण करने की कोशिश करता है। अर्थात क्या है, कवि को उसके आगे महत्व देता है। क्या, अरस्तू उन सबसे भी आगे लेके जाता है और अपूर्ण को भी पूर्ण करने वाला मानता है। जैसे हिंदी में एक बहुत ही फेमस पंक्ति आपने सुन रखी होगी, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो ऐसा मान सकते हैं आप, अरस्तू भी उन्हीं विचारों को आगे पहुँचाता है। और अनुकरण तो है परंतु पूर्ण अनुकरण ही नहीं है। अर्थात वो प्रकृति से तो ली गई है परंतु क्या है, उसमें क्या है, सुधार भी है। क्योंकि उसका मानना ये था कि जो अनुकरण है वो मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है, उनके द्वारा मनुष्य सीखता है। बच्चा क्या है कि अपने बड़ों से देखता है, चीजें देखता है, उनको क्या है अपने डे टू डे लाइफ में फॉलो करने की कोशिश करता है। अनुकरण तो मनुष्य की एक मूल प्रवृत्ति है ही है, परंतु उसके बाद भी उसमें क्या है, वो धीरे धीरे सुधार भी करता है। और यह अनुकरण की प्रक्रिया क्या आनंददायक भी है। और जो आपका जो काव्य कला है, सर्वोच्च अनुकरण जो अनुकरण कलात्मा है उसमें सबसे सर्वोच्च है। और इसके बारे में क्या है, बात करता है। और जैसा कि मैंने बताया कि इनका कहना यह था कि जो आपका कला है उसको भी पूर्ण करती है जिसको भी प्रकृति पूर्ण नहीं कर पाई। तो अरस्तु का काव्य सिद्धांत किस पे संबंधित था? बेसिकली अरस्तु काव्य सिद्धांत जो था ये वस्तुपरक था। और इसमें क्या था कि व्यक्तित्व की कोई महत्व नहीं था, वस्तु के बहुत ही ज्यादा महत्व प्रदान किया गया। और ऐसा नहीं माना गया कि इनके काव्य सिद्धांत की अगर समीक्षा की जाए कि कोई भी चीज उसकी क्या है प्रतिकृति है, उसमें क्या है कुछ ना कुछ ऐसा संभव ही नहीं है कि हम उसको सेम टू सेम कॉपी कर दें, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होना ही है। तो उसके बारे में भी इन्होंने बात की और इन्होंने सृजन क्षमता पर बल दिया और माना कि सृजन क्षमता द्वारा क्या है एक चीजें आगे बढ़ती हैं। और इसके लिए एक वर्ड का इस्तेमाल ये लोग बहुत करते हैं, मिमेसिस। इसका इस्तेमाल होमर ने भी किया था, हेमटोपोलॉजी जिसकी रचना मैंने शुरुआत में ही बताया उसने भी किया। लेकिन सबके जो मिमेसिस है सब में अंतर है, क्योंकि इनका जो अनुकरण था वो मात्र अनुकरण टाइप में अनुकरण नहीं था, इसमें कुछ अनुशीलन टाइप में भी था, कुछ परिवर्तन के साथ उसमें क्या था बदलाव भी होता है। ठीक है, तो ये अरस्तु का अनुकरण और प्लेटो का अनुकरण में शायद मुझे लगता है आप अंतर समझ गए होंगे। प्लेटो का अनुकरण क्या था, पूर्ण अनुकरण था, अर्थात उसे कापी माना था और मिथ्या माना था। लेकिन जो अरस्तु का अनुकरण था उसने मिथ्या नहीं माना, उसमें कुछ चेंजेस माने और ये माना कि ये उसको पूर्णता प्रदान करता है जो चीजें अपूर्ण है। ठीक है, और इसने कवि को राज्य के लिए अनावश्यक नहीं माना, जबकि ये आवश्यक माना, जबकि प्लेटो ने इनको अनावश्यक माना था। ठीक है, और इसके बाद अरस्तु के दो सिद्धांत और है जिनके बारे में हम लोगों को बात कर लेनी चाहिए। अरस्तु का त्रासदी विवेचन, त्रासदी आप लोग समझ सकते हैं, जिसके लिए ट्रेजेडी वर्ड भी इस्तेमाल होता है। और अरस्तु ने क्या है महाकाव्य के बारे में बात की, एपिक के बारे में बात की, जिसको महाकाव्य बोलते हैं, त्रासदी के बारे में बात की और के बारे में बात की। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जिसको भी अरस्तु ने माना वो आपका ट्रेजेडी था। ट्रेजेडी मतलब क्या होता है कि ऐसी रचना जिसमें क्या होता है दुखांत होता है और उसमें ऐसे मनोभावों को मतलब उठाया जाता है जो कि समाज के लिए नैतिक नहीं है। तो अरस्तु जो त्रासदी विवेचन है वो बहुत ही विस्तृत है और वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भी है। जो अरस्तु का त्रासदी विवेचन है इसका मानना यह था कि जो ट्रेजेडी होती है वो क्या होता है, जो मनुष्य के अंदर करुणा होते हैं, उद्रेक होते हैं, जो मनोभाव होते हैं उनको क्या कहते हैं उठाता है और उसके द्वारा क्या है वो मन को शांति प्रदान करता है। अर्थात क्या है, ये जो आपकी ट्रेजेडी है मनुष्य के मन को शांति प्रदान करने में क्या होती है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इसके द्वारा क्या होता है मनुष्य के जो मनोविकार होते हैं उनका विरेचन होता है। विरेचन के बारे में हम लोग समझेंगे विरेचन क्या होता है, और लेकिन उससे पहले क्या है हम लोग जो ट्रेजेडी है उसके बारे में थोड़ा से समझ लेते हैं। ट्रेजेडी क्या है, इन्होंने ये माना जो ट्रेजेडी होती है किसी कार्य की अनुकृति होती है, अनुकरण ही होती है, परंतु ये पूर्ण अनुकरण नहीं होती। उसमें क्या होता है कुछ बदलाव होते हैं, जो समाज में चीजें घट रहे होते हैं, कार्य हो रहे होते हैं, उनका क्या है अनुकरण किया जाता है, लेकिन ज्यों का त्यों हो ऐसा नहीं है। और इन्होंने माना कि इसमें कार्य का वर्जन नहीं होता, मतलब जो कार्य हम कर रहे होते हैं उसको सेम टू सेम आपके सामने रख नहीं दिया जाता, बल्कि उसको क्या होता है प्रस्तुतिकरण होता है, उसमें कुछ बदलाव के साथ होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है भाषा होती है, लय होता है, छंद होता है, इन सबके द्वारा उसको क्या किया जाता है विभूषित किया जाता है। और क्या है आपके जो अंदर मन में विचार होते हैं, मनोविकार होते हैं, वो ट्रेजेडी द्वारा क्या होते हैं विरेचित होते हैं। ठीक है, और
इसके लिए जो इन्होंने शब्द इस्तेमाल किए, अनुकृत का इस्तेमाल किया, कार्य, व्यापार, गंभीर, विरेचन और त्रासदी। इन्होंने त्रासदी के बेसिकली 6 तत्व महत्वपूर्ण माने। वो आप लोग समझ लीजिए कि अरस्तु ने त्रासदी के लिए 6 तत्व कौन कौन से महत्वपूर्ण माने, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। पहले क्या है, त्रासदी के लिए इन्होंने एक चीज याद रखिएगा, महाकाव्य से भी ज्यादा, महाकाव्य आप समझते हैं महाकाव्य क्या होता है, ट्रेजेडी को महाकाव्य से ज्यादा महत्वपूर्ण माना, और उन्होंने माना कि महाकाव्य के सारे तत्व ट्रेजेडी में विद्यमान होते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, और इन्होंने इसमें इसीलिए उन्होंने क्या माना कि ट्रेजेडी के जो 6 तत्व होते हैं वो क्या होता है, पहली चीज उसमें कथानक होता है, दूसरा उसमें आपको चरित्र चित्रण देखने के लिए मिल जाता है। आपको चरित्र चित्रण मतलब किसी न किसी कैरेक्टर की बात होगी, उसमें आपको पद विन्यास देखने के लिए मिल जाएगा, उसमें आपको विचार देखने के लिए मिल जाएंगे, आपको उसमें एक विशेष दृश्य योजना होगी, एक घटना के बाद दूसरी घटना आएगी जो कि क्या है, आपके जो मन के विकार हैं उनको उद्वेलित करेगी, और अंत में विरेचन के माध्यम से उनको शांत करेगी, जिससे क्या है समाज का फायदा होता है। ठीक है, और अंत में क्या है, आपको एक संगीत योजना भी उसमें जुड़ी रहती है। जो सारी चीजें आपको महाकाव्य में नहीं मिलेंगी वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर सबको अनुकरणशील माना, परंतु क्या है उसमें कुछ अपनी खुद की भी आप आइडेंटिटी जोड़ सकते हैं। तो अब बात करते हैं अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की। अरस्तु का विरेचन सिद्धांत है वो क्या है, इसको अगर इंग्लिश में कहा जाए तो उसको बोलते हैं कैथारसिस। ठीक है, कैथारसिस। ठीक है, उसमें क्या होता है कि अरस्तु ये समझाता है कि विरेचन की जो प्रक्रिया है ये पहले से चली आ रही थी। विरेचन की प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, जो हमारे अंदर की जो कमियां होती हैं उनको क्या होती है, शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया पूर्ण होती है। जो ट्रेजेडी होती है हमारे मन में, जो गलत विकार होते हैं, जो भाव होते हैं, उनको क्या करती है, उनको उद्वेलित करती है, उनको ऊपर उठा के लाती है, और उसके बाद क्या होता है, विरेचन के माध्यम से प्रक्रिया पूर्ण होती है और हमारे मन को क्या होता है, मतलब शांति प्रदान होती है, और क्या होता है, जो कि अशुद्ध विचार होते हैं उनका क्या हो जाता है, मतलब निष्कासन हो जाता है। ठीक है, और इसको कैसे इसको ना 3-4 प्रकार से पूर्ण मतलब पूर्ण करने की कोशिश की। क्या होता है कि जो बाह्य विचारों की उत्तेजना द्वारा भी क्या होता है, आत्मिक शुद्धि और शांति, इसको क्या है, धर्मपरक विरेचन माना गया। धर्मपरक विरेचन से तात्पर्य है क्या, कि जो बाह्य विचार होते हैं उनके द्वारा क्या होते हैं, आत्मिक शुद्धि और उनकी शांति। सपोज करिए हम जब किसी ट्रेजेडी को देख रहे होते हैं तो हमारे आंसू आ रहे होते हैं, कोई आह्लाद हो रहा होता है, कुछ परेशान हो रहे होते हैं, कुछ ऐसे भाव उत्तेजित हो रहे होते हैं, उसके द्वारा क्या होता है, जब विरेचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है उससे क्या होती है, हमारे क्या बोलते हैं, आत्मा को शांति मिलती है, और उससे क्या होती है, शुद्धि प्राप्त होती है। दूसरी होती है नीतिपरक विरेचन। नीतिपरक विरेचन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो मनोविकार होते हैं उनके अंतर्वृत्तियों को क्या किया जाता है, विरेचन किया जाता है, और उसके द्वारा जो हमारा अंतर मन होता है उसको शांत की प्रक्रिया क्या होती है, पूर्ण की जाती है। और तीसरी है कलापरक या मानसिक आपका विरेचन, और जिसको लेकर पाश्चात्य का साथ में काफी विवाद भी है। कुछ लोग इसको महत्व देते हैं और कुछ लोग इसको महत्व नहीं देते। कुछ लोग कहते हैं कि ये आवश्यक मतलब संभव नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कलात्मक ढंग से किसी का विरेचन संभव है, और अभावात्मक और भावात्मक के रूप में इसका डिवाइडेशन होता है। इसमें डॉक्टर नागेंद्र का भारतीय परिप्रेक्ष्य में नाम आता है, और उसको क्या है, मानते हैं कि ये कलात्मक विरेचन संभव है। ठीक है दोस्तों, तो ये विरेचन सिद्धांत आपको शायद समझ में आ गया होगा। विरेचन सिद्धांत से तात्पर्य है कैथारसिस से, कि जो आपके मन के अंदर जो भाव होते हैं, जो भी मनोविकार होते हैं, वो ट्रेजेडी के द्वारा क्या होते हैं, ऊपर की ओर आते हैं, और विरेचन की प्रक्रिया क्या करती है, उनको पूर्ण कर देती है। पूर्ण कर देती है अर्थात क्या, उनको शांत कर देती है, जिससे क्या होता है, राज्य के लिए भी वो अच्छा होता है और व्यक्ति के लिए भी वो सारी चीजें अच्छी होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि इस वाली क्लास में आपको प्लेटो का काव्य सिद्धांत समझ में आ गया होगा और अरस्तु का भी काव्य सिद्धांत समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। लोजानस का उदात्तवाद हो गया, या फिर संप्रेषणवाद हो गया, हम प्रतीक के बारे में समझेंगे, मिथक के बारे में समझेंगे। इन सब के बारे में क्या हम लोग अगली क्लासों में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।